जय हिंद सभी को। साइमन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं 3 चैप्टर अपलोड कर चुका हूं, आप लोग जाकर उसको ज़रूर देख सकते हैं। सोशियोलॉजी का हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री का सारा सिलेबस कंप्लीट है, पॉलिटिकल का सारा सिलेबस कंप्लीट है, सोशियोलॉजी के 3 चैप्टर हो गए हैं। ये आपका चौथा चैप्टर है समाजशास्त्र में शोध की विधियाँ और तकनीक। शोध का मतलब क्या होता है? तो शोध का मतलब एक तरीके से हो गया कि उसकी छानबीन करना, कैसे कैसे जो है इसकी स्टार्टिंग की गई, आगे बात समझ में। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। और बने रहना आप लोग वीडियो के साथ। और साथ साथ एक और चैनल है मेरा साइमन ब्लॉग के नाम से, एक वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है, उस पर आप लोग जाएं और सब्सक्राइब करें और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग देखें उसको, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाने वाला हूँ मैं उस पर भी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 4 है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन निकले हैं जो मेन क्वेश्चन है। हालांकि बड़ा चैप्टर था लेकिन इसके अंदर 8 क्वेश्चन जो है मेन क्वेश्चन होंगे। और वीडियो लंबी होती है माना मैंने, लेकिन आप लोग को खुद समझना है कि यहाँ पर कॉमेडी नहीं चल रहा है, ना कोई जो है वैसा चीज़। तो सिंपल सी बात है, आप लोग को समझना है और जो है अपने पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से समझेंगे और वो अच्छे तरीके से ध्यान देंगे पढ़ाई पर, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लगाए अपना। देखिए सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, अनुभाविक विधि क्या है। और इसके अंदर जानते हो हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। तुलनात्मक विधि किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे हम इसके अंदर। बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। बस शुरू से एंड तक आप लोग देख लेना जिससे कि चैप्टर वाइज सारी चीज़ क्लियर हो सके आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम अनुभाविक विधि पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोग को अपने स्क्रीन पर आंसर दिख रहा होगा किस तरीके से बनाना है। अनुभाविक विधि क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए अनुभाविक विधि में क्षेत्र विशेष से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, यानी कि जिस भी क्षेत्र में कोई भी घटना घटित हुई है, किसी भी समाज में कोई घटना घटित हुई है, तो वहां से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़े का मतलब हो गया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये सारी चीजें एकत्रित करना आंकड़ा कहा जाता है इसको, ठीक है ना। आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा समाज संबंधी तथ्यों का यथावत अध्ययन किया जाता है। यथावत मतलब रूबरू होकर उस चीज का अध्ययन किया जाता है, क्या चीज हुई है क्या चीज नहीं हुई है। तो अनुभाविक विधि अनुभव करना, उस समाज में रहते हुए क्या चीज हुई है क्या चीज नहीं हुई है, वो सारी चीजें देखना समझना और आंकड़े तैयार करना अनुभाविक विधि जो है कहलाता है। कोई दिक्कत? ये चीज आप लोग को याद रखनी है। चलिए जाइए यहाँ से। ये तो चलिए छोटा क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब आएंगे आपके जो मेन क्वेश्चन होंगे, वो सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा क्या है इसमें, कि आंकड़े एकत्र करने हेतु प्रेक्षण विधि का उपयोग कब किया जाता है। प्रेक्षण विधि, आखिर ये प्रेक्षण विधि क्या है वो आप लोग को बढ़िया तरीके से समझना है। देखिए प्रेक्षण विधि का मतलब, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए प्रेक्षण का मतलब हो गया एक तरीके से आंखों देखा, ठीक है ना, यानी कि ध्यान पूर्वक देखना। ध्यान पूर्वक देखने का मतलब क्या है कि प्रेक्षण विधि, आपने इस प्रोसेस में, इस जो प्रोसेस प्रेक्षण विधि जो अपना रहे हैं आप, इसमें आपने ध्यान पूर्वक देखा समझा और उससे आंकड़े एकत्रित कर लिए, लिख लिया उसको। आगे बात समझ में। तो रिपोर्टिंग में यही सब किया जाता है ना, तो ये चीज़ है। तो प्रेक्षण विधि में देखिए क्या बताना है आपको। प्रेक्षण विधि का आंकड़े एकत्र करने में उपयोग निम्न स्थिति में किया जाता है, जहां कोई अन्य, पहला पॉइंट बता रहा है ध्यान सुनिएगा, जहां कोई अन्य दूसरी विधि काम नहीं आ सकती वहां प्रेक्षण विधि होती है। प्रेक्षण विधि मतलब ध्यान पूर्वक देखना क्या घटित हुआ है क्या नहीं है। भले कोई और विधि काम नहीं आ रही, लेकिन प्रेक्षण विधि हर चीज में काम आती है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान पूर्वक देखना, यानी ढंग से देखना, समझना, जांचना, पड़तालना उसको, और जांच पड़ताल करना उसकी, तब जाकर रिपोर्ट तैयार करना, ये प्रेक्षण विधि कहलाता है, ध्यान पूर्वक देखना। ये पहला पॉइंट। दूसरा है उसमें देखिए क्या बोला गया है कि घटना विशेष को ध्यान से देख समझकर ही आवश्यक सामग्री एकत्र की जा सकती है। यानी कहीं पे कोई घटना हुई है, कोई भी चीज हुई है, आप पहले उसको देखिए समझिए और ये सारी चीजें हों, तो घटना विशेष को ध्यान से देख समझ के भी, ध्यान से देख कर भी आवश्यक सामग्री एकत्रित की जा सकती है। उदाहरणतः जैसे चुनाव हो रहा है, कहीं वोट डालने के लिए लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं, तो लोगों से जाकर पूछना कि हाँ आप जो है किस तरीके से, मतलब आगे किसको चुनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, ये चीज़ है। तो चुनाव के समय वोट डालने वालों का व्यवहार चेक किया जाता है, खुद जाकर देखे है ना, तो प्रेक्षण विधि में आएगा, यानी खुद चेक करने का, इसलिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इस विधि का उद्देश्य मानव के व्यवहार के अध्ययन उसी स्थान और समय
पर जहां वह घटित हो रहा हो वहां करा जाता है। तो प्रेक्षण विधि में जहां वो घटना घटित हुई है वहां पहुंच जाओ और वहां सारी चीज चेक करो, क्या सही चल रहा है, क्या गलत हो रहा है, वो सारी चीज चेक करना किसका क्या कहलाती है, प्रेक्षण विधि कहलाती है। प्रेक्षण विधि बोला गया है इसको, ठीक है। तो प्रेक्षण विधि का मतलब क्या है, क्यों उपयोग किया जाता है, तो ध्यान पूर्वक देखने के लिए और समझने के लिए क्या चीजें हुई हैं, घटना स्थल पर ही पहुंच जाना और जो है उस चीज पर जो है छानबीन करना, ध्यान पूर्वक देखना, छोटी छोटी चीजों को भी लिखना प्रेक्षण विधि कहलाती है। अगली बात समझ में, ये तो चलिए प्रेक्षण विधि हो गया। चलिए जाइए यहाँ से आप, उसके बाद आता है आपका विधि, कौन सा, तो वस्तु स्थिति विशेष अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। वस्तु स्थिति विशेष अध्ययन जो है किस प्रकार किया जाता है। वस्तु स्थिति क्या मतलब होता है, ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। बहुत इजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे 2 क्वेश्चन आए समझ में, ये भी आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बनेगा, देखिए जरा ध्यान से। तो वस्तु स्थिति विशेष में निम्न तरीकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रेक्षण, इसमें प्रेक्षण भी आता है। वस्तु स्थिति विशेष अध्ययन में क्या होता है कि हम वस्तु की प्रत्येक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे सीबीआई वाले नहीं होते, छानबीन करते हैं हर एक चीज का, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, छोटी छोटी चीजों का, इसमें सारी विधियां आ जाएंगी। जैसे सबसे पहले तो प्रेक्षण, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, प्रेक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, ये भी अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, साक्षात्कार विधि, ये फिर प्रश्नावली भी आप लोग को अभी करवाऊंगा मैं, ठीक है, ये चीज हो गया। तो प्रश्नावली, समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट, पत्र, डायरियां और जो है आपका स्वयं की भागीदारी, यानी खुद भी आपको उसमें जो है जाना जरूर पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वस्तु स्थिति विशेष अध्ययन विधि, यानी कि आप हर एक वस्तु का अध्ययन विशेष तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो ये चीज हो जाएगा। इसी में जो है क्या क्या बोला गया है, तो विधि देखिए विधि की मूलभूत धारणा यह है कि एक विशिष्ट प्रकार की वस्तु स्थिति में अति विशिष्ट घटना का गहन गंभीर अध्ययन करके उसी के समान घटनाओं के बारे में सामान्यकरण किया जाता है। यानी कि जिस स्थान पर हुआ है वहां जाकर छोटी छोटी वस्तुओं का अध्ययन किया जाए, वस्तुओं को बारीकी से समझा जाए, ये सारी चीजें आती हैं उसमें। अध्ययन के विषय संबंधी सकल आंकड़ों को एक विशिष्ट पत्रकता दी जाती है। यानी जब उसका अध्ययन कर लिया और उसके बाद क्या किया, बढ़िया तरीके से उसको समझा और पत्र में लिख दिया और बढ़िया तरीके से लिख लिया। विभिन्न प्रकार के उपलब्ध तथ्यों, जो सबूत हैं उसके आधार पर तथ्यों का भी विस्तार से समावेश किया जाता है। वस्तु स्थिति विशेष के अध्ययन द्वारा किसी एक अकेली इकाई के व्यवहार का अनेक तरीके अपनाकर विश्लेषण किया जाता है। मान के चलिए कोई घटना स्थल है, वहां से हमें मोबाइल फोन मिला हुआ है, मोबाइल फोन को 100 बार चेक किया जाएगा अलग अलग मुद्दों के मामले में। जैसे कॉल रिकॉर्डिंग के लिए अलग बार चेक किया, उसमें फोटोज क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सारी चीजें एक एक करके चेक की जाएंगी। तो वस्तु विशेष अध्ययन स्थिति है ये, अध्ययन है ये, ठीक है। तो हर प्रकार से उस वस्तु का जो है अध्ययन किया जाएगा और समझा जाएगा। आगे बात समझ में, ये आप लोग को याद रखना है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखें, बाकी मैंने आप लोग को बता दिया, अभी बताया, जैसे आप लोग देख ही सकते हैं कौन कौन सी विधि का इसमें इस्तेमाल होता है। सारी विधियां आ जाती हैं क्योंकि छोटी छोटी चीजों का हमें अध्ययन करना है ना, इसको बोला जाता है वस्तु स्थिति विशेष अध्ययन की जो है तरीका। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखें। चलिए, तो बहुत इजी है, मैं बता रहा हूँ ना, शोध की विधियां और तकनीकी विधियां ही पढ़ा रहा हूँ। यानी शोध मतलब होता है छानबीन, जांच पड़ताल, चेक करना, तो क्या क्या विधि है, क्या क्या तकनीक का अपनाया गया है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। चलिए तो जाइए महाराज यहाँ से, तो ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है ना। देखिए कोई दिक्कत, ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है हमेशा। देखिए अब आएगा इसमें, नेक्स्ट है आपका कि साक्षात्कार किसे कहते हैं, साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं। साक्षात्कार बोलते ना, हमारे सामने साक्षात जो है ये प्रकट हो गए, है ना, ऐसे हो गया, वो हो गया। तो साक्षात मतलब होता है एक तरीके से सामने आ जाना प्रत्यक्ष रूप से। तो दिमाग लगा के हम यही चीज देख सकते हैं इसमें कि साक्षात्कार का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से आप उस चीज को सामने से फेस कर रहे हैं। कोई भी घटना हुई है, खुद पहुंचे हो वहां पे, अपने एजेंट, अपने कुछ लोगों के माध्यम से नहीं, बल्कि आप खुद पहुंच गए वहां पे। आगे बस समझ में, देखिए तो क्या बोला गया है, साक्षात्कार का अर्थ क्या होगा। देखिए तो साक्षात्कार, वह आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे। देखिए थोड़ा आवाज में दिक्कत आ सकता है क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन
वही नहीं, क्योंकि हो रहा है ना, मतलब थकान की वजह से सांस वास फूलने लगी जा रही है। कोई बात नहीं, करेंगे इसको, लेकिन ठीक है। तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, भले आवाज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत आए, ठीक है, लेकिन आवाज़ साफ पहुंचेगी आप तक, ये मेरा वादा रहेगा, ठीक है। बढ़िया समझाऊंगा मैं, ठीक है। देखिए, साक्षात्कार वह प्रविधि है जिसमें शोधकर्ता कौन होता है? जो छानबीन करने वाला है। जैसे मैं रिपोर्टर हो गया, मैं खुद छानबीन करने वाला, तो मैं शोधकर्ता हो गया। तो शोधकर्ता आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन व्यक्तियों से स्वयं वार्तालाप करता है। जैसे मैं किसी से कुछ पूछना चाहता हूँ, खुद जाऊँगा वहाँ पे पूछने के लिए। तो साक्षात्कार के लिए एक साक्षात्कार सारणी तैयार की जाती है, जो स्वयं शोधकर्ता द्वारा उत्तर देने वाली व्यक्ति से आमने सामने वार्तालाप करते समय जो है भरी जाती है। यानी जो मैं सामने देखूंगा, जो मैंने समझा, जैसे मैं रिपोर्टिंग करने गया, साक्षात्कार के तौर पे मैं वहाँ खुद पहुँचा हुआ हूँ। मैंने वहाँ क्या किया? खुद पहुँच के सारी रिपोर्ट तैयार करी, बढ़िया तरीके से सारी रिपोर्ट मैंने तैयार करी है, उसको साक्षात्कार बोला है, क्योंकि मैंने खुद किया है। तो इसमें कुछ तरीके बोल रखे हैं। देखिए, साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है औपचारिक साक्षात्कार, आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। इसका स्वरूप निम्न प्रकार का है। इसका स्वरूप निम्न प्रकार का है। जैसे पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से ही काम किया जाता है। यानी पहले से आपने योजना बना ली पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार और योजनाबद्ध तरीके से, यानी आपको प्लानिंग कर लिया आपने कि हाँ मैं ऐसा जाऊंगा, यहाँ ऐसा करना है, ये प्रश्न पूछना है, ऐसे करना है, ढिंचक 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 करते रहना है। आगे बात समझ में? देखिए, उसके बाद है सभी प्रश्न पहले से ही तय होते हैं। साक्षात्कार में पहले से ही प्रश्न तय होंगे। आपको जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मैं, जिससे कि आप लोग भूलेंगे नहीं। बस मन में रखना है, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपको अच्छे तरीके से बताना है। आगे बात समझ में? चलिए, ये चीज़ है, सभी प्रश्न पहले से ही तय होते हैं, पहले से ही तैयार किए जाते हैं। उसके बाद इनकी शब्दावली एक समान होती है। यानी कि शब्दावली मतलब क्या है? जो ये तैयार करते हैं ना सारी चीज़ें एक समान होगी, जो पूछेंगे, जो लिखा हुआ है वही बोलेंगे वो लोग। आगे बात समझ में? ये चीज़ है। यह एक मानकीकृत व पूर्णतया नियंत्रित कार्यविधि है। यानी पहले से ही तैयार की जाती है कि हमको ये प्रश्न पूछना है, ये प्रश्न पूछना है। वहाँ जाकर ये नहीं कि चुपचाप खड़े हो जाओ। इसलिए देखा होगा आप लोगों ने, रिपोर्टर्स के पास बहुत सारे सवाल होते हैं बहुत सारे। आगे बात समझ में? देखिए, चलिए, एक होता है अनौपचारिक। तो अनौपचारिक, पहले औपचारिक साक्षात्कार मतलब खुद शामिल हो गए थे उसमें जाके, और मतलब फॉर्मल तरीके से जो लिखित सामग्री है वो, और एक अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक साक्षात्कार के अंतर्गत उत्तरदाता अपने उत्तरों को बड़ा या छोटा कर सकता है। मैं गया वहाँ पे साक्षात्कार के तौर पे, उसी में अनौपचारिक विधि क्या होगी कि जो बोलने वाला है ना, जो आंसर देने वाला है, जो है उत्तरदाता है, वो क्या करेगा? अपने मन से कैसा भी उत्तर दे सकता है। कोई फोर्स नहीं करूंगा कि ओए सही बताना है, नहीं, वो उनकी इच्छा है। दूसरी बात है, इसकी कोई पूर्व निश्चित योजना या शब्द जाल नहीं होता। यानी कि अब ये तो ही ना कि हमको तो अपना पता होता है कि हमको क्या पूछना है, ये तो नहीं पता कि वो सामने वाला क्या बोलने वाला है, वो तो कैसे भी बोलेगा, ठीक है, अपनी लिमिट में रहकर। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, यदि उत्तरदाता को आपत्ति ना हो तो एक टेप रिकॉर्डर इस काम में बड़ा सरल एवं उपयोगी साधन सिद्ध हो सकता है। यानी हर रिपोर्टर अपने पास टेप रिकॉर्डर रखता है। आजकल तो कैमरा है, पहले टेप रिकॉर्डर रखा जाता था, छोटा छोटा होता था, बटन दबाते आवाज़ रिकॉर्ड करते थे, कैसेटें डलती थी बहुत पहले। एक बार कमेंट में जरूर बताना किसने किसने जो है छोटे छोटे टेप रिकॉर्डर देखे हैं, कैसेट वाला जो सिस्टम चलता था। आजकल तो हर चीज़ हट गई है, खत्म हो गया है। कैसेट वाला सिस्टम किसने देखा है, किसने अपने हाथों से चलाया, वो जरूर बताए, क्योंकि मैंने तो चला रखा है ना। देखिए ये चीज़। उसके बाद है साक्षात्कार करने वाले को बड़ी चुस्ती और उदारता व शोध विषयक सभी उपयुक्त जानकारी प्राप्त करनी होती है। यानी कि साक्षात्कार को पूर्ण रूप से पहले तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको कैसा प्रश्न पूछना है, कभी ऐसा प्रश्न मत पूछ लेना जिससे कि सामने वाला भड़क जाए। आगे बात समझ। तो ये शोध करता है, यानी हमें पता होना चाहिए, जो पूछने जा रहे हैं उनको पता होना चाहिए किस प्रकार से जो है सवाल जवाब यहाँ पे पूछे जाएंगे। कोई दिक्कत? ये चीज होती है। ये है आपका साक्षात्कार। किसे कहते हैं? साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में खुद गए और लिखित सामग्री सारी तैयार कर रखी है आपने सही सही। अनौपचारिक में प्रश्न देंगे, आंसर देने वाला कैसा भी आंसर दे सकता है, वो उसके ऊपर होता है। ठीक है ना? ये आ गया समझ में आप लोग को? चलिए आंसर जी जाइए यहाँ से। तो ये हमें याद रखना है बढ़िया तरीके से, ठीक है ना? देखिए उसके बाद आता है खुला प्रेक्षण तथा छिपा प्रेक्षण। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, खुला प्रेक्षण और छिपा प्रेक्षण। प्रेक्षण तो समझ में आ गया है कि ध्यान पूर्वक देखना, लेकिन एक खुला होता है, एक छिपा हुआ होता है। तो क्या होता है इसका आंसर आप लोगों को मैं बताता हूं। देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पर इसका आंसर किस प्रकार से बनेगा, देखिए ध्यान से।
तो खुला प्रेक्षण यानी कि जब प्रेक्षण बिना किसी छुपाव के मूल रूप से किया जाता है तो वह खुला प्रेक्षण कहलाता है। इसकी मुख्य विशेषता निम्न प्रकार की है। जैसे खुला प्रेक्षण मतलब खुले तौर पे सबको पता है कि यहाँ छानबीन हो रही है, सबको पता है यहाँ पे जांच पड़ताल चल रही है, तो खुला प्रेक्षण होगा। ठीक है, देखिए तो प्रेक्षण और प्रेक्ष्य दोनों परस्पर आमने सामने होते हैं, यानी कि प्रश्न पूछने वाला और आंसर देने वाला आमने सामने है, ये डायरेक्ट चल रहा है, खुला प्रेक्षण हो रहा है, खुला आप देख रहे हैं, सारी चीज समझ रहे हैं, खुला है। ठीक है, वे एक दूसरे को पहचानते हैं, सामने सामने वाला एक दूसरे को जाने पहचानेगा। वे दोनों यह भी जानते हैं कि प्रेक्षण किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। सामने वाला भी जानता है किस वजह से रिपोर्टिंग की जा रही है और रिपोर्टर भी जानता है किस वजह से रिपोर्टिंग की जा रही है। ये खुला है, खुला प्रेक्षण है। छुपा प्रेक्षण क्या होता है? तो छुप कर किए गए प्रेक्षण की निम्न विशेषताएं होती हैं। जो छुप कर किया जाता है ना, जैसे मैं हूं, अब मैंने अपना एक जो है रिपोर्टर तैयार करा है, उसको मैंने गुप्त रूप से भेज दिया, गुप्त एजेंट के तौर पे भेज दिया, और वो छुप छुप के सारी चीज रिपोर्टिंग करेगा उसकी। समझ में तो आ ही रहा होगा जो कहना चाह रहा हूं। तो खुला हो गया, यानी खुद गया, डायरेक्ट बातचीत करी आमने सामने, ओए बताइए जरा हमें ऐसी ऐसी बात है, ये सामने हो रहा है। लेकिन एक छुपा हुआ प्रेक्षण होगा, छुपा प्रेक्षण जिसे बोलते हैं, वहां मैं नहीं गया, मैंने किसी और को भेजा, और किस ड्रेस में, सिविल ड्रेस में भेजा, ताकि किसी को डाउट ना हो। आगे बात समझ में ये चीज़। तो वह एक दूसरे से छिपे रहते हैं, ठीक है, चोरी चोरी उसकी रिपोर्टिंग तैयार करते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं। संपूर्ण प्रेक्षण गुप्त चुप किया जाता है, यानी चुपचाप किया जाता है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। जैसे कालाबाजारी करने वाले हो गए, दवाइयों कालाबाजारी करने वाले लोग हो गए, इन सब की छुपे छुपे जो है रिपोर्टिंग करते हैं, उनको छुपा प्रेक्षण कहा जाता है। और खुला प्रेक्षण सामने सामने करना। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। तो ये प्रेक्षण के ऊपर जो है ना क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए महाराज जी जाइए यहाँ से। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी होंगे। देखिए इन्हीं से ही बड़ा क्वेश्चन बनेगा। और हाँ, जो बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत छोटे छोटे आंसर हो रहे हैं, आंसर छोटे नहीं हैं। जो मैं बता रहा हूँ ना आप लोग को, ये इजी वे में बता रहा हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन बनेगा जब बड़ा, इन्हीं से ही बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, याद रखिएगा। चाहे आप कुछ भी लिखवा लें, 100% गारंटी दे सकता हूँ, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा। बस वो बड़ा छोटा आगे पीछे करके पूछ लेगा, लेकिन जब इतना समझ लिया ना आपने, तो तरीके से आप कोई सा भी आंसर छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आगे बस समझ में ये चीज़ याद रखें। तो खुला प्रेक्षण, छिपा प्रेक्षण, अगर कोई प्रेक्षण के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप दोनों मिक्स करके जो है ये लिख सकते हैं और उसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे बस समझ में, ये याद रखें, ठीक है ना। देखिए उसके बाद आता है तुलनात्मक विधि की विशेषताओं, उपयोगिता व सीमाओं का वर्णन कीजिए। क्या बोला गया? तुलनात्मक विधि विशेषताओं। तो तुलनात्मक विधि क्या होती है, क्या चीजें हैं, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते प्रकार से है। तो तुलनात्मक विधि, पहले सिंपल से ऐसे बताऊं, तुलना करी जाती है इसमें। तुलना कैसे? एक समाज है, इतिहास में देखा उसको, यहाँ ऐसा था, वो वहाँ ऐसा काम चल रहा था, ऐसे ऐसे जो है सरकार बनाई गई, बढ़िया तरीके से सरकार काम कर रही है। तुलना करते हुए अपने समाज में ले आए, तो यहाँ तो ऐसा चल रहा है, यहाँ ये कमी है, वहाँ वो कमी है, ऐसे ऐसी सारी चीज़ें बताना तुलनात्मक विधि कहलाती है। देखिए जरा, तो तुलनात्मक विधि का अर्थ एवं परिभाषा। तुलनात्मक विधि के अंतर्गत विभिन्न तथ्यों अथवा घटनाओं की पारस्परिक तुलना के आधार पर अभीष्ट निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। तुलना करके निष्कर्ष, तुलना मतलब कंपैरिजन करके, वो समाज ऐसा है, ये समाज ऐसा है, ऐसा हुआ था, ऐसा हो रहा है। तो पास्ट और वर्तमान देखा जाता है, इसमें भविष्य नहीं बताया जाता, भविष्य राजनीति में बता दिया जाता है। आगे बात सुनना, जैसे इतिहास में क्या बताया जाता है, और पिछले वाले चैप्टर में मैंने बता चुका हूँ अच्छे तरीके। इतिहास में से पास्ट बताते हैं, सोशियोलॉजी में पास्ट और प्रेजेंट दोनों, और राजनीति में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों, ये चीज़। इस विधि को आगमन विधि के एक जो है व्यवहारिक रूप में भी स्वीकार किया जाता है। इस विधि के माध्यम से किन्हीं दो घटनाओं के मध्य कार्य कारण का संबंध ज्ञात किया जाता है, यानी कैसे कैसे क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है इस विधि के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो डक्कन, यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या बताया है तुलनात्मक विधि के माध्यम देखिए जरा। तुलनात्मक विधि से तात्पर्य भिन्न समाज या यानी अलग समाज, भिन्न समाज या एक ही समाज के विभिन्न समूहों की तुलना करना, ताकि यह दिखाया जा सके कि वे सदृश हैं या असदृश, और वे क्यों सदृश हैं और अथवा अदृश्य हैं। तो सिंपल सी बात है, ये समाज के अंदर तुलना की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ नहीं हो रही है, यहाँ ऐसा है तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं है। ये सारी चीज़ें समाज के अंदर जो है यहाँ बढ़िया स्तर पर बताया जाता है। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है।
प्रकार क्या हैं? तो एक ही समूह के अंदर तुलना की जाती है, ये आपको बता दिया है, आंसर आप लोगों को दिख रहा। एक ही समूह में तुलना कर देते हैं। दूसरा है भिन्न भिन्न समूहों के मध्य तुलना, ऐसा भी किया जाता है। कई बार एक ही समूह में तुलना कर देते हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं। कई बार अलग अलग समूहों में तुलना की, एक समूह ऐसा है, एक समूह ऐसा है, ऐसा हो जाता है। समकालीन तुलना, समकालीन तुलना में क्या होता है? इस प्रकार के अंतर्गत एक ही काल अवधि में घटित होने वाली, देखिए समकालीन मतलब क्या है? इसी समय का जो चल रहा है घटना एक जगह पे वो दूसरी जगह पे भी चल रही है, ऐसा हो रहा है पर वहाँ पे ऐसा हो रहा है यहाँ पे, ऐसे तुलना की जाती है घटनाओं का। तो संस्थाओं आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। एक होता है ऐतिहासिक तुलना, कि इस समाज में मतलब उसी समाज में यहाँ ऐसा हुआ था लेकिन वर्तमान में ऐसा हो रहा है, ये चीज़ है। तो आपको कुछ तुलना करना भी आना चाहिए। अगर विशेषताओं की बात करें तुलनात्मक विधि की, तो आप लोग देखें तो सामान्यतः तुलनात्मक विधि में ऐतिहासिक विधि और मिश्रित सांस्कृतिक प्रणाली दोनों का समावेश होता है। कुछ लेखक तुलनात्मक और ऐतिहासिक दोनों विधियों को एक समान ही मानते हैं। बहुत सारे लेखक बोलते हैं ना कि तुलनात्मक और ऐतिहासिक दोनों विधियां एक ही हैं, यानी कि ऐतिहासिक मतलब क्या है? इतिहास की कोई चीज़ उठाकर वर्तमान में अध्ययन करना और तो उसकी तुलना करना, सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं, ठीक है। थोड़ा मोड़ा अंतर हो जाता है बीच में इनके, ये चीज़ है। तुलनात्मक विधि की मान्यता यह है कि एक समाज या सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन उस समय तक जो है संपूर्ण नहीं होता जब तक कि किसी दूसरे समाज या व्यवस्था से उसकी तुलना न की जाए। यानी कि कभी भी एक समाज का अध्ययन पूरा नहीं हो सकता जब तक उसकी तुलना किसी और से ना की जाए। याद रखिएगा, अगर मैं आपकी बात करूं तो वैसे तो यहाँ तुलना करने किसी की जरूरत नहीं होती किसी से, क्योंकि हर व्यक्ति अपने में ऑथेंटिक होता है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आपकी तुलना किसी और से की जाए, ये बोला जाए देखो देखो, जैसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा करते भी हैं कि उनका लड़का तो ये हो गया, ऐसा पढ़ता है, उनकी लड़की तो ऐसा पढ़ ली है, ऐसा कर ली है, फिर आपको इंसल्ट फील करवाया जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन हाँ, ये क्यों किया गया है? सिंपल से सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आपको फील हो और आप भी मेहनत करें। कभी पेरेंट्स के अगेंस्ट मत जाना आप लोग, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। वो हमेशा जब भी कुछ बोलते हैं कुछ आपकी भलाई के लिए ही बोला जाता है, ठीक है। देखिए, तो ये चीज़ें हैं। तो दो मैंने आप लोग को इसमें बताया, ठीक है। तो वैसे ही आपको इसमें गुण बताने हैं, इसके गुण और कुछ बातें बतानी है। जैसे देखिए, बोला गया था ना कि इसके कुछ गुण वगैरह बता दो। तो तुलनात्मक विशेषता में गुण ही होता है विशेषता। देखिए, तुलनात्मक विधि एक लंबे समय तक समाजशास्त्र में अध्ययन की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। तुलना करना समाजशास्त्र का एक बहुत बड़ा अंग है, क्योंकि देखिए जब तक तुलना नहीं करोगे तब तक एक समाज दूसरे समाज से आगे बढ़ेगा ही नहीं। आगे बात समझ में? ये चीज़, यह परिकल्पना को परखने का एक साधन है। इस विधि का उपयोग छोटे सीमित स्तर पर ही तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यानी तुलनात्मक अध्ययन कैसे? ये समाज में ऐसा चल रहा है, इस समाज में ऐसा चल रहा है, ये खराब हो गया, इसमें तो चलो ऐसी प्रथा है, बेकार प्रथा है, यहाँ अच्छी है, चलो ऐसा तुलना करी जाती है। उसके बाद इसे शहरी जीवन और तलाक या किशोर अपराध की दर, परिवार का आकार और स्थान परिवर्तन करने के जो है प्रवृत्ति या सामाजिक स्तर और शिक्षा जैसे छोटे शोध कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। ऐसा बोला जाता है देखो यहाँ बाल विवाह होता है, यहाँ बाल विवाह नहीं होता, ये समाज तो बेकार है, फिर ऐसी है। देखो यहाँ सती प्रथा प्रचलित है, यहाँ तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ये भी तुलना करी गई है। क्यों? क्योंकि उसको पता चले कि ये समाज भी अच्छा है। जब तुलना करेंगे ना तो दूसरे लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये समाज तो अच्छा, हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तुलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस प्रकार प्राप्त अनुभव और जानकारी के आधार पर सैद्धांतिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो ये चीज़ बताई गई है। दो मैंने आप लोगों को इसका बताया, गुण बता दिए हैं किस प्रकार से आपको जो इसमें बताना है। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग दिख ही रहा होगा आंसर। उसके बाद तो इससे क्या होता है ना, जो समाज है ना, जो समाज के अंदर खींचतान है वो कहीं ना कहीं कम होती है, जो बेकार चीज़ें हैं वो हटती हैं। तुलनात्मक विधि इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उपयोगिता इसकी बहुत ज़्यादा जरूरी है ये चीज़। तो उसके बाद तुलनात्मक विधि के चार प्रमुख चरण क्या होते हैं, कैसे कैसे तुलनात्मक विधि की जाती है पूरी। देखिए, अध्ययन से संबंधित दशाओं का स्पष्ट अवलोकन, जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसका स्पष्ट अवलोकन किया। ऐसा नहीं कि किसी समाज को तुम नीचे दिखाने के लिए बोल दो, गलत हो जाएगा वो। आप पहले पूरा अध्ययन करें उसका, तब जाकर आप किसी पे उंगली उठाएं। आगे अगर गलत होगा तो आप बोलें, सही है तो उस पर आप कुछ नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद है अध्ययन के अभिष्ट विषयों में उपयुक्त उपस्थिति और अनुपस्थिति कारकों को नोट करना। यानी कि जितना भी आपने नोटिस किया है
जितना भी आपने उसको समझा है, परखा है, उसको नोट डाउन भी करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तीसरा है अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करना। जो भी आपने अध्ययन किया है सिर्फ उस आधार पर उसका निष्कर्ष देना, परिणाम सुनाना। ये नहीं कि आपने अपनी मन से बोल दिया हो ये तो बेकार है, वो सही है, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। आपको जो अध्ययन किए हो, जो आपके पास प्रमाण है, उसके आधार पर बोलो, ये नहीं कि गलत बोलो। आगे बात समझ में, ये चीज़ है। उसके बाद है अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। लास्ट में एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर देना सबको कि हाँ हमने ये अध्ययन किया है, ऐसी चीज़ें समझी है। ये तुलनात्मक विधि में आपको बताना है, कोई दिक्कत, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए आंसर महाराज जाइए यहाँ से, ये चीज़ हो गया। अब हमें ये समझ लिया है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है असहभागी प्रेक्षण से क्या तात्पर्य है। असहभागी प्रेक्षण की 4 विशेषताएं लिखें। तो असहभागी, सहभागी होता है मतलब उसमें शामिल होना, असहभागी मतलब उसमें शामिल ना होना। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना है। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर, आप लोग अपने स्क्रीन पर इसका आंसर। तो असहभागी प्रेक्षण के अंतर्गत अवलोकनात्मक यानी कि सिंपल सी बात है, इसका क्या मतलब है कि आप उसमें शामिल नहीं हैं। प्रेक्षण मतलब होता है कि मतलब ध्यानपूर्वक अध्ययन करना। तो बोला गया है संबंधित समूह या समुदाय के सामान्य जीवन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेना, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में आप डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप वहां प्रेक्षण करने गए हैं लेकिन आप उसके पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। आगे बात समझ में, ये असहभागी यानी वह केवल अपने अध्ययन के लिए समूह में घटित होने वाली घटनाओं का तटस्थ मतलब होता है अलग रहकर भाव से अवलोकन करता है, या केवल बाह्य रूप से ही सामाजिक घटना का अध्ययन करता है। देखिए किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना हुई है, उसमें जाकर कोई भी प्रेक्षण करता हो गया या कोई भी छानबीन करने वाला हो गया, शोधकर्ता हो गया, वो जाकर उसके बिल्कुल डीप लाइफ में नहीं घुस जाएगा। जो जिस घटना को अंजाम दिया गया उसके बारे में, उसके विषय के बारे में पूछेगा, ना कि उसके पर्सनल लाइफ या ऐसी चीज़ों के बारे में पूछेगा। तो उद्देश्य को समूह या समुदाय के सदस्यों को व्यक्त भी कर देता है। यानी कि असहभागी प्रेक्षण की विशेषताएं, यानी समूह की सदस्यता का भाव। देखिए इसकी विशेषता क्या होती है, समूह की सदस्यता का, यानी प्रेक्षण करता समुदाय या समूह का सदस्य नहीं होता। यहाँ पे जो भी जा रहा है प्रेक्षण करने यानी अध्ययन करने, रिपोर्ट तैयार करने, वो डायरेक्ट तो शामिल नहीं है, इसलिए वो किसी भी समुदाय का सदस्य नहीं होगा, अभी समूह का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है उद्देश्य कथन, यानी प्रेक्षणकर्ता अपने उद्देश्य को समूह के सदस्यों को बतला सकता है। यानी कि प्रेक्षणकर्ता क्या करता है, प्रेक्षणकर्ता अपने उद्देश्य को समूह के सदस्यों को बतला सकता है, यानी जो भी उसने अध्ययन किया, जो भी उसने समझा, वो अपने समूह के लोगों को वहां पर बता सकता है। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखना है। उसके बाद है यंत्रों का नियंत्रण, यंत्रों द्वारा नियंत्रण, यानी प्रेक्षणकर्ता द्वारा विभिन्न यंत्रों तथा अनुसूचियों, अभिरुचियों आदि से नियंत्रण रखता है। यानी कि जो उसके पास यंत्र हैं, जैसे कैमरा, फोन, ये वो, माइक, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा उस पर नियंत्रण रखता है, यंत्रों के प्रति नियंत्रण रखता है कैमरा। जब भी तो आजकल कोई भी रिपोर्टर जाता है रिपोर्टिंग करने, क्या बिना कैमरे माइक के चला जाता है? नहीं, तो वो माइक कैमरा भी लेकर जाते हैं ताकि उनके पास रिकॉर्ड रह सके। आगे बात समझ में, ये चीज़ तो ये हमें याद रखना चाहता है। समूह की क्रिया में अलगाव, तो बोला गया है कि प्रेक्षणकर्ता सामाजिक घटनाओं का अवलोकन अपने बुद्धि बल से ही करता है, यानी कि वो उसमें डायरेक्ट तो शामिल नहीं हुआ, मतलब खुद तो गया ही है लेकिन उसमें पर्सनल चीजों में नहीं घुसेगा। वो असहभागी, समूह से अलग रहकर जाएगा, अपना अलग से छानबीन करेगा वो। आगे बात समझ में, ये चीज है। तो उसमें क्या है, अपने बुद्धि से उसमें यूज करेगा बुद्धि, और समूह की क्रियाओं से अलग रहता है। वह सामूहिक गतिविधियों से किसी प्रकार का भावनात्मक लगाव नहीं रखता, यानी वो नहीं देखता कि भाई समूह है, ये है, वो है, उसे कोई किसी से मतलब नहीं है। जो सामने बंदा होगा जिसके साथ घटना घटित हुई होगी या कोई भी घटना घटित हुई हो, वहां जाकर वो डायरेक्ट उस पर जो है अपनी छानबीन करेगा। किसी समूह से मतलब नहीं है कि अपने साथ बहुत सारी टीम लेकर आए, नहीं, वो अकेले जाएगा, खुद करेगा। और ऐसा नहीं करेगा कि हाँ भावनात्मक चीज़ों में बह जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। जो है वो उसको देखेगा। अवलोकन की कठिनता, यहाँ पे एक और दिक्कत आ जाती है कि पांचवा है प्रेक्षणकर्ता समूह के सदस्यों से प्रश्न आदि पूछता है तथा उनके द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। यानी प्रेक्षणकर्ता क्या करेगा, जाएगा, चेक करेगा, हाँ अपने समूह, जो भी पहले वाला समूह था उसके पास जाएगा, वहाँ पूछेगा, हाँ ऐसे ऐसे प्रश्न, वो जो प्रश्न पूछेंगे उसका आंसर फिर ये जो है प्रेक्षणकर्ता देना शुरू कर देगा कि आपने क्या नोटिस किया, वहाँ पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ जो है यहाँ तय की जाती है। उसके बाद आता है अवलोकन की कठिनता। यह प्रेक्षण
पूर्ण रूप से असहभागी नहीं होता, क्योंकि अवलोकनकर्ता को समूह के सदस्यों के साथ कुछ ना कुछ संपर्क अवश्य ही स्थापित करना है। जैसे पांचों आपको दिख ही रहा होगा, पांचों पॉइंट, इसमें क्या है, डायरेक्ट तो नहीं, देखिए डायरेक्ट तो बिल्कुल अलग नहीं हो गया समूह से, लास्ट वाले पॉइंट में यही बोल रखा है, कहीं ना कहीं उसको जो है थोड़ा मोड़ा संबंध जो है इस चीज़ से रखना पड़ेगा। आगे बस समझ में, ये हमें याद रख लेना है, कोई दिक्कत, ठीक है, तो ये हमें जो है समझ लेना है उसमें, तो ये चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। चलिए आंसर में रह जाइए यहाँ से, ठीक है। अब थोड़ी हालत ख़राब हो रही है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको। प्रश्नावली विधि के 5 गुण व 5 दोष, हट मक्खी आ गई परेशान करने। देखिए पांचवा लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान सुनिएगा। प्रश्नावली विधि के 5 गुण तथा 5 दोष, ठीक है, थोड़ी हालत खराब हो रही है अभी, ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। इसका आंसर किस प्रकार से दे रखा है, मेरा आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से है। तो प्रश्नावली नाम सुन के लग रहा होगा सिर्फ प्रश्न पूछना और कैसे क्या करना वो मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा रिपोर्टर हूं, बहुत बड़ा रिपोर्टर है, देखिए जरा रिपोर्टर हूं, अब मैं डायरेक्ट वहां पर जैसे कोई बहुत दूर कोई घटना घटित हुई है, किसी के साथ कोई घटना घटित हुई है, मैं वहां खुद नहीं गया, मैंने क्या करा, एक प्रश्नावली तैयार करी, सिर्फ प्रश्न वाली एक पूरा एक बुकलेट तैयार करा, एक पेज तैयार करा जिसपे लेटर लिखा मैंने, उसमें सारे प्रश्न पूछ लिए मैंने, ठीक है, सारे प्रश्न पूछ लिए। अब मैं उसका पता जो है पूछकर वहां भेज दूंगा और वो उसके जो भी इच्छा अनुसार वो उसका आंसर देना चाहता है उसमें भर के वापस अपने स्थान पर यहाँ मेरे पास भेज देगा। प्रश्नावली तैयार करना, आगे बस देखिए, तो इसमें क्या है, इसके पहले गुण दे रखे हैं, तो मितव्ययता में दे रखा है, तो प्रश्नावली तो विधि तैयार कैसे, मतलब प्रश्नावली क्या है वो मैंने आप लोगों को बताया। तो उसके बाद पहला इसका गुण है, देखिए मितव्ययता, यानी डाक द्वारा प्रेषित प्रणाली में जो है अनुसंधान करता प्रश्नावली को बनाकर, अनुसंधान करता मतलब खोजबीन करता, जैसे मैं हो गया, तो अनुसंधान करता प्रश्नावली को बनाकर सूचना दाता के पास जो है डाक द्वारा भेज देता है, यानी कि मैंने कोरियर कर दिया उसको, पोस्ट कर दिया उसको, प्रश्न तैयार करके, प्रश्नावली है ना ये, तो प्रश्न तैयार करके मैंने उसके पास भेज दिया। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता को घर बैठे ही विस्तृत क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि मुझे सूचनाएं मिल जाएंगी सिर्फ एक लेटर के द्वारा। डाक खर्च के अतिरिक्त तो उसे कोई पैसा अनुसंधान कार्य में नहीं लगाना पड़ता, यानी कैमरा लाओ, ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ें, कोई ट्रैवलिंग का खर्चा बच गया तो ये चीज़ें, सिर्फ पोस्ट का खर्चा लगेगा। इस कारण प्रश्नावली विधि एक कम खर्चीली पद्धति है, तो ये भी हमें याद रखना है। दूसरा है बार बार सूचना प्राप्ति की सुविधा, बार बार सूचना जैसे प्राप्ति की सुविधा अनुसंधानकर्ता को कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन करना पड़ता है जिसमें विषयों से संबंधित सूचना को अनेक बार प्राप्त करना पड़ता है, क्योंकि सूचनाएं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, आपने भेज दिया वहाँ पे प्रश्न बना के, लेकिन वो प्रश्न अब कुछ नई घटना घटित हो गई वहीं पे, तो अब आपको दोबारा से बार बार वो भेजना पड़ेगा। अगर आप लास्ट में एक बार जाते तो आपको एक ही बार में सब कुछ कवर कर सकते थे, लेकिन अभी तो नहीं है ना, तो प्रश्नावली में एक बार भेज दिया तो फिर वो वापस आएगा, फिर आप दोबारा भेजो, ये चीज़। तो क्योंकि सूचनाएं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, डाक प्रणाली द्वारा इस प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो ये जो है बार बार इसमें क्या चीज़ काम आएगी, डाक प्रणाली काम आएगी, लेकिन अब तो डाक प्रणाली नहीं है, अब तो डायरेक्ट फ़ोन से, मीडिया से ऐसे हो जाता है। उसके बाद है सूचना की अविलंब प्राप्ति, यानी देखिए दाता मतलब जो होता है सूचना दाता प्रश्नावली को प्राप्त करने के बाद संबंधित सूचनाएं अनुसंधानकर्ता को अविलंब भेज सकता है, यानी कि जिसके पास मैंने भेजा है वो टाइम भी तो लगा सकता है तो इसमें टाइम की भी खपत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ये चीज़ें उसी में। अब चलिए देखिए, मैंने 3 तो आपको बता दिया है, अब कुछ दोष आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोष आपके क्या होंगे वो आप लोग को याद रखना है। दोष में देखिए क्या है, तो संपूर्ण जनता के प्रतिनिधित्व का अभाव, यानी कि देखिए आपको डायरेक्ट उसी व्यक्ति से पूछना होगा, लेकिन जनता क्या बोल रही है, जैसे माइक लेके कहीं पहुंचते हैं आम जनता से भी पूछते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आपने डायरेक्ट उसको भेजा तो आप उसी से पूछ सकते हैं और किसी और से नहीं पूछ सकते हैं यहाँ पे, तो ये दिक्कत होती है। दूसरा है सूचनाओं की अपूर्णता, यानी कि सूचना जो है ना वो उसके मन में है, जो होगा वो लिखेगा, आपको उतनी सूचना मिल पाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा सूचना नहीं मिल सकती। आगे बात समझ में, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद है सूचना प्राप्ति में बाधा, कैसे बाधा हो सकती है, तो मैं बताया हूँ आपको, उत्तरदाता अपनी कुछ विशेषताओं के कारण अथवा आलस्य के कारण अथवा अपना स्थान छोड़ देने के कारण अथवा दीर्घकाल तक बीमार बना रहने के कारण समय पर उत्तर नहीं दे पाता। कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो उत्तरदाता है
समय पर उत्तर ही नहीं दे पाते, तो ये भी एक दोस्त के तौर पर इसमें जो है सामने आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो चलिए आंसर मेरा जाइए यहाँ से। इस प्रकार से पूरा आपको जो है अपना एक आंसर तैयार कर लेना है, पूरा एक चैप्टर तैयार हो जाएगा। मैंने आपको जितना, देखिए थोड़ा सा हालत ख़राब है, बस ये चीज़ है, बस कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी आप लोग को मैंने पढ़ाया बस बढ़िया तरीके से समझें और ये सारी चीज़ें आप लोग अप्लाई करें और एग्ज़ाम में आप लोग बढ़िया तरीके से लिख देंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। अगर आप लोग बढ़िया तरीके से समझ गए ना तो बहुत मजे तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे। आगे बात समझ में? चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। चैप्टर नंबर 5 करवाऊँगा मैं आप लोग को, और बस अपना प्यार साइमन क्लास को देते रहें, भर भर के आप लोग अपना प्यार दें, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लें आप लोग, है ना, चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लेना और भर भर के अपना प्यार दें, जिससे कि हमें बहुत आगे तक जाना है। अभी जिन बच्चों के पास वीडियोस नहीं है आप लोग उनको शेयर भी कर दिया करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है, हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।